अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम नेक्स्ट चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस शुरू करने लगे। इसके शुरू में पहले दो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। उसमें सबसे पहले है लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या है, पहले तो आपको पता होना चाहिए फोर्सेस क्या है। फोर्स क्या है कि कैसी फोर्स हम कहते हैं कि जो वेलोसिटी को चेंज कर दे, या फिर फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो या तो बॉडी को मूव कराती है या मूव कराने की कोशिश करती है, या रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। और इसके अलावा फोर्स शेप और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर देती है। ये डेफिनेशन हमने चैप्टर 3 के शुरू में पढ़ी थी। पैरेलल में बच्चे ये होता है कि जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और अगर साथ में लाइक का भी आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो फोर्सेस जो कि पैरेलल भी हैं और डायरेक्शन भी सेम है। तो ऐसी फोर्सेस जो कि ना सिर्फ पैरेलल हों बल्कि उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, तो हम ऐसी फोर्सेस को कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब जैसा कि आप वेट ऑफ एप्पल्स इन वेट ऑफ ईच एप्पल देख रहे हैं, अगर हम वेट की लाइन ऑफ एक्शन ड्रा करते हैं तो आप देख सकते हैं कि तमाम का जो वेट है वो एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो वो तमाम का वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो क्योंकि ये दोनों सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो इस वजह से ये क्या है, लाइक पैरेलल फोर्सेस। डायरेक्शन भी सेम है, पैरेलल भी है, और ज़ाहिर फोर्स भी है, वेट फोर्स है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये वाली फोर्स हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि लाइक पैरेलल फोर्स तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए लाइक पैरेलल फोर्सेस के लिए, बल्कि किसी भी पैरेलल फोर्स के लिए, चाहे वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ही क्यों ना हो। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती है? These are the forces that are parallel to each other and have the same direction. अब नेक्स्ट है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो कि पैरेलल तो हैं लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब जैसा कि वेट और टेंशन, वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। अब आपको याद हो कि जब हम किसी चीज़ को किसी स्ट्रिंग वगैरह से अटैच करके लटकाते हैं, तो जो स्ट्रिंग एज अ रिएक्शन के तौर पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है, वो हम टेंशन, उसे जो है वो टेंशन का नाम दिया जाता है। तो टेंशन और वेट एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब हो सकता है कि आपके जहन में आए कि इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन यानी कि जिस जगह फोर्स एक्ट कर रही है उसमें से गुजरती हम कोई लाइन खींच दें तो उसे हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कह देते हैं। ठीक है, जहाँ पर फोर्स एक्ट कर रही है उससे गुजरती हुई कोई इमेजिनरी लाइन इंटरसेक्ट ड्रा कर दें तो उस लाइन को लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। तो ये बच्चों कंसाइड कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या है, ये उसे कंसाइड कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही। यहाँ पर वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, जबकि जो टेंशन है वो एक्ट कर रही है वर्टिकली अपवर्ड। तो टेंशन जो है वो वर्टिकली अपवर्ड है, वेट डाउनवर्ड है। तो ये कौन सी हैं? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। नेक्स्ट बच्चों डेफिनेशन है रिजल्टेंट फोर्स की। अब रिजल्टेंट फोर्स क्या है कि एक हो सकता है कि हमारे पास फर्ज करें कि एक बॉडी है। अब उस बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर सकती है। ठीक है, जैसा कि फर्ज करें कोई फोर्स इधर से लग रही है। ठीक है, एक फोर्स इधर से लग रही है, हो सकता है एक फोर्स इधर से लग रही हो और एक फोर्स इधर से लग रही हो। ठीक है, अब इन तमाम फोर्स का जो नेट रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो कहलाएगा रिजल्टेंट फोर्स। A resultant force is a single force that has same effect as the combined effect of all the forces to be added. इन तमाम forces को हम ऐड करें और उस वजह से जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट फोर्स। अब इसको हम और एग्जांपल्स लेते हैं।
अब मिसाल के तौर पे इधर फोर्स एक लग रही है 5 न्यूटन की, ठीक है, इधर एक फोर्स लगी इस पे 5 न्यूटन की, और इधर एक और फोर्स लग रही है से कि 7 न्यूटन, ठीक है। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये यूं फोर्स एक्ट करेगी जैसा कि कोई सिंगल फोर्स एक्ट कर रही हो 12 न्यूटन की, ठीक है, कोई सिंगल फोर्स एक्ट कर रही हो 12 न्यूटन की। तो उस सिंगल फोर्स को, तो इस पे कोई सिंगल फोर्स 12 न्यूटन की एक्ट कर रही हो, तो सिंगल फोर्स को हम नाम देंगे क्या, रिजल्टेंट फोर्स का, जो कि 7 न्यूटन और 5 न्यूटन के मिलने से बनी है। इसी तरह फर्ज करें कि इस साइड पर हम फर्ज करते हैं 10 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, और इस साइड पर फर्ज करते हैं 20 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है। अब यहाँ पर दोनों फोर्सेस जो है वो क्या है, एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यूं लगेगा जैसा कि इस बॉडी पर, ये बॉडी पे एक फोर्स एक्ट कर रही है, अब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो बाकी क्या बचेगा, 10 न्यूटन। तो यूं लगेगा जैसा कि इस बॉडी पर एक सिंगल फोर्स एक्ट कर रही है 10 न्यूटन की ऑन द डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट, तो ये जो 10 न्यूटन है ये क्या कहलाएगी, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमने डिस्कस किए वो दो सिंपल केस थे, ठीक है। अब वो दो सिंपल केस क्या थे कि या तो बॉडी पर मतलब एक डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही थी, जैसा कि ये 5 और 7 हमने लिया था, तो हमने कहा कि ये इक्वल है एक सिंगल फोर्स 12 के, क्योंकि दोनों ऐड हो गए, क्योंकि सेम डायरेक्शन में था, तो ये 12 क्या कहलाई, रिजल्टेंट फोर्स। इसी तरह एक और एग्जांपल में हमने लिया कि फर्ज करें एक बॉडी है, एक साइड पर 20 न्यूटन की फोर्स है, दूसरी साइड पर 10 न्यूटन की फोर्स है, तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कितनी आई, 10 न्यूटन, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट की तरफ, ठीक है, क्योंकि जो फोर्स बड़ी फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ है। लेकिन आपके ज़हन में सवाल आएगा कि फ़र्ज़ करें कि ना तो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, बल्कि किसी और एंगल पे एक्ट कर रही हैं, फिर हम इस रिजल्टेंट फोर्स को कैसे फाइंड करेंगे। जैसा कि फ़र्ज़ करें कि एक फोर्स लग रही है इस साइड पे, एक फोर्स लग रही है इस साइड पे, एक फोर्स लग रही है इस साइड पे। अब फ़र्ज़ करें ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो अगर यहाँ पर कोई सिंपली इन तीनों को ऐड करके इनका आंसर लिख देता है जैसा कि 18 न्यूटन, तो वो गलत होगा। फोर्सेस को जब ऐड करेंगे तो एंगल का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, सिर्फ वही फोर्स ऐड हो सकती है जिनकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो तो उन्हें आपस में ऐड कर सकते हैं अगर डायरेक्शन सेम हो। इसी तरह अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह एंगल में हो तो हम उन्हें जिस तरह सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसा नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक और डिफरेंट मेथड यूज किया जाता है, और उस डिफरेंट मेथड को नाम दिया जाता है हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल क्या है, वेक्टर्स को ऐड करने का एक मेथड है, ठीक है, और ये एक ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड का मतलब ये होता है कि जिसमें आप किसी चीज को ड्रा करके जो है वो सॉल्व करें। तो हेड टू टेल रूल करने से पहले जो पहले बातें हम पढ़ चुके हैं वो हमें आनी चाहिए। अब उसमें हम क्या पढ़ चुके हैं, पहली चीज पैरेलल फोर्सेस क्या है, दूसरी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या है, और दोनों की आपको ना सिर्फ डेफिनेशन बल्कि साथ में एग्जांपल्स भी आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट बच्चों रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है कि एक बॉडी पे हो सकता है बहुत सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हों, तो उन तमाम फोर्सेस का जो कंबाइंड इफेक्ट है, जो रिजल्टेंट इफेक्ट है, वो कहलाएगा रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स कोई सिंगल फोर्स होती है, ठीक है, और सिंगल फोर्स जिसका कंबाइंड इफेक्ट इक्वल हो टू द ऑल द फोर्सेस। और हेड टू टेल रूल क्या है, ये एक मेथड है जिसके जरिए हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं ग्राफिकली ड्रा करके।
अब इसमें है क्या मेथड, ड्रा द वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड स्केल। ठीक है, हमने वेक्टर्स को ड्रा करना है सिलेक्टेड स्केल के मुताबिक। अब वो कैसे, फर्ज करें कि हमें आ जाता है कि कोई वेक्टर ड्रा करना, से कि हम ए वेक्टर कंसीडर करते हैं, से कि ए इज इक्वल टू 10 न्यूटन along x एक्सिस। ठीक है, इसे x एक्सिस है, और जो b वेक्टर है इज इक्वल टू 20 न्यूटन मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद x एक्सिस। ठीक है, तो हमने इन दोनों को आपस में ऐड करना है। पहले हम एक सिंपल कर देते हैं, 30 के बजाय हम कर देते हैं इसे 90 डिग्री। ठीक है, d 20 न्यूटन मेकिंग एंगल 90 डिग्री विद द x एक्सिस। ठीक है, ये सिंपली इजीली ऐड हो जाएगा, इस वजह से हमने 90 डिग्री कंसीडर कर लिया। अब पहले तो आप क्या है, ड्रा द वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड स्केल। आप कोई स्केल चूज करें और उसके मुताबिक वेक्टर को ड्रा करें। यहाँ पे हम कोई फर्जी स्केल चूज करते हैं और हम कहते हैं 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने स्केल चूज कर लिया। तो फिर क्या होगा, और फिर ड्रा वेक्टर्स। अब हमने वेक्टर्स को ड्रा करना है अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड स्केल। वेक्टर आपको याद हो, ग्राफिकली जब हम ड्रा करते थे तो ड्रा करते थे इस तरह कि उसका एक लाइन सेगमेंट था। ठीक है, तो इसे मैं रखता हूँ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर आ गया जो कि है 5 सेंटीमीटर, या आप कह लें 10 न्यूटन है, और ये देखिए किसके हैं, अलोंग एक्स एक्सिस। अब जो बी है वो है 20 न्यूटन, वो कितने का होगा, वो जाहिर है कि कितने का होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर, तो 20 न्यूटन किसका है, 10 सेंटीमीटर के इक्वल होना चाहिए। तो नेक्स्ट वेक्टर जो मैं ड्रा करने वाला हूँ वो कितने का होना चाहिए, 20। 5 था तो ये 10 है। ठीक है, ये उसका डबल है, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, लेकिन ये तो सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड है, साथ में 90 डिग्री विद द एक्स एक्सिस है, इसको 90 डिग्री की रोटेशन भी देनी है। अब ऐसे 90 डिग्री की रोटेशन देने वाला हूँ, 90। ठीक, ठीक है, ये आगे आपका ये दूसरा वेक्टर। अच्छा, नेक्स्ट join the head of the first vector with the tail of the second vector। अब आपने जो head of the first vector है, ये हमारा a वेक्टर है, इसको tail of the second vector से join कर देना है। ठीक है, tail of the second vector से join कर दें, तो आप इसको इससे ये join कर दें। ठीक है, head of the first vector is joined with the tail of the second vector। अब इसी तरह सिमिलरली ड्रा द नेक्स्ट वेक्टर फॉर द थर्ड फोर्स। अगर तीसरा होता तो हम फिर जो है वो इसे ड्रा करते हैं। नाउ ड्रा द रिजल्टेंट वेक्टर सच दैट इट्स टेल इज एट हैंड ऑन द फर्स्ट वेक्टर एंड द फर्स्ट वेक्टर दो दफा हो गया, while its head at the head of the last vector से मिलाएंगे, लेकिन जो रिजल्टेंट है उसे इस तरह ड्रा करना है कि टेल से टेल मिले और हेड से हेड। ये हमारा बच्चों रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, ये जो रेड कलर का वेक्टर आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, हमारा रिजल्टेंट है। इसे हम अगर बुक के मुताबिक कहें तो ये क्या कहलाएगा, आर। ठीक है, आर वेक्टर। तो इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। अब जो आपको एक खाली पेज नज़र आ रहा है, ठीक है, अब फर्ज करें कि वो कहते हैं हम 3 वेक्टर्स को ऐड करें, से कि ये हमारा वेक्टर 1 है और इसमें हम एक दूसरा वेक्टर ऐड करते हैं। इसी तरह एक और वेक्टर है हमारा, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं,
ठीक है। अब हमने इनको आपस में क्या करना है, ऐड करना है, सही, ए बी और सी को। तो हम हेड टू टेल रूल के जरिए इन तीनों को ऐड करने की ट्राई करते हैं। अब ये ए है, अब इसके साथ मिला दें बी, हेड, ठीक है। अब मिलाना इस तरह है कि पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल आपस में मिल जाए, ठीक है। ये जो जगह है ना आगे, ये सिरा, ये हेड कहलाता है और जो पीछे है वो टेल कहलाती है। तो आपने मिलाना इस तरह है कि हेड के साथ टेल मिल जाए। इसी तरह तीसरे वेक्टर को आपने किस तरह मिलाना है कि जो दूसरा वेक्टर है उसका हेड और तीसरे वेक्टर की टेल आपस में मिल जाए। अब आपने तीनों वेक्टर्स को मिला दिया, उसके बाद आपने रिजल्टेंट ड्रा करना है। और रिजल्टेंट किस तरह के, पहले वेक्टर की टेल से उसकी टेल मिले और आखिरी वेक्टर है उसके हेड से उसका हेड मिले, ठीक है। तो ये वाला हमारा रिजल्टेंट कहलाएगा। इसे हम लिखेंगे कैसे कि फर्ज करें अगर ये हमारा वेक्टर ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है और ये वाला आर है, तो हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह आप डिफरेंट वेक्टर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।